जैसे कि आपने देखा कि औरंगजेब का जो रूल था वह काफ़ी लंबे समय तक चला और साथ ही साथ यह रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, कठोर था। इससे जो एम्पायर की यूनिटी थी, उसकी स्टेबिलिटी थी, वो डगमगा चुकी थी। उनकी जो हार्मफुल पॉलिसी थी वह उनके रूल को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देख सकते हैं जो औरंगजेब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह काफ़ी इफ़िशिएंट था। उसकी जो आर्मी थी यानी मुग़ल आर्मी वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और इनकी मृत्यु के समय यानी 1707 तक भी मुग़ल एम्पायर की जो रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, वह बरकरार थी। लेकिन फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ आते आते यह महान एम्पायर डिक्लाइन हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। मुग़ल एम्पेरर जो थे वह अपना पावर और ग्लोरी दोनों खो चुके थे। उनका जो एम्पायर था वह दिल्ली के आसपास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो चुका था। 1803 के लास्ट आते आते दिल्ली भी ब्रिटिश आर्मी के अधीन हो गया और प्राउड मुग़ल एम्पायर का जो स्टेटस था वह फॉरेन पावर का पेंशनर मात्र बन के रह गया। अब ज़रा देखें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो उनके तीन बेटे बहादुर शाह फर्स्ट, आजम शाह और मोहम्मद काम बख्श के बीच, इन तीन बादशाहों के बीच आपसी झगड़े शुरू हो गए और इन झगड़ों में अंत तक बहादुर शाह फर्स्ट 65 वर्षीय 65 ईयर्स बहादुर शाह विजयी रहा। बहादुर शाह विद्वान तो था ही, आत्म गौरव से भी परिपूर्ण था, यानी डिग्निफाइड, और एबल था यानी योग्य था। उनके पिता औरंगजेब, उनकी जो नीति थी वह ऑफेंसिव थी, एक्सपेंशनिस्ट थी। तभी तो उनका एम्पायर सदर्न मोस्ट तक पहुंच चुका था, दक्कन तक पहुंच चुका था। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनके बेटे बहादुर शाह फर्स्ट ने कंप्रोमाइज और कंसलेशन का ही रास्ता अपनाया। उस समय के जितने भी राजा थे, चीफ थे, हिंदू चीफ थे, उनके उनके प्रति भी इन्होंने कंप्रोमाइज़ और कंसलेशन का ही पॉलिसी अपनाया। उनके प्रति वो काफ़ी टॉलरेंट भी थे। टॉलरेंट इसलिए क्योंकि अपने समय के जितने भी हिंदू श्राइन थे, टेम्पल थे, उसका उन्होंने डिस्ट्रक्शन नहीं किया। यह दिखा रहा है कि हिंदू के प्रति वो कितने सहिष्णु थे, टॉलरेंट थे। राजपूत की बात करें तो उनके समय आमेर में राजा जयसिंह रूल कर रहे थे। आमेर पूरी तरीके से राजा जयसिंह के अधीन था और यह बात कतई गवारा नहीं था कि राजा जयसिंह वहाँ गद्दी संभाले। तो बहादुर शाह ने उनके छोटे भाई विजय सिंह के द्वारा राजा जयसिंह के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। विजय सिंह को अपना मोहरा बनाया राजा जयसिंह को गद्दी से हटाने के लिए, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा। अगर बात करें मारवाड़ का यानी मेवाड़ का, जो वर्तमान में जोधपुर कहलाता है, वह अजीत सिंह के अधीन था। मुग़ल एम्पेरर बहादुर शाह फर्स्ट ने काफ़ी कोशिश की अजीत सिंह को अपनी अधीनता स्वीकार करने की, लेकिन उनका यह प्रयास भी असफल रहा। उन्होंने इसके अलावा आमेर और जोधपुर में अपनी फौजी डेरा भी स्थापित करने की कोशिश की, किंतु इनका कड़ा प्रतिरोध हुआ। अपने इस कार्रवाइयों का जब उन्हें एहसास हुआ, उनकी इस बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच जब उन्हें फ़र्क महसूस हुआ, तो उन्होंने जल्द ही कंसलेशन का फ़ैसला लिया, यानी समझौते का रास्ता अपनाया। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनका यह सेटलमेंट मैग्नेनिमस नहीं था, उदारपूर्ण नहीं था। कहीं न कहीं उनकी इस नीति में उनका हित छिपा हुआ था। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह, इन दोनों को अपना अपना राज्य मिल गया, यानी राजा जयसिंह को आमेर और राजा अजीत सिंह को जोधपुर। फिर आगे क्या हुआ? जो छोटे मोटे राज थे, जिसमें मेवाड़ भी आते हैं,
और गुजरात भी आते हैं। मालवा और गुजरात जैसे जो छोटे छोटे प्रोविंस थे, उसके सूबेदारों के जो ऑफिसेस थे, उनके लिए उनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया गया। साथ ही साथ उनके जो हाई जो मंसूबे का जो मंसूबा था, वह मनसा ही बन के रह गया। अगर सरदार के प्रति, जो मराठा में सरदार रूल कर रहे थे, उनके प्रति उनके एटीट्यूड पर नज़र डालें तो उनके लिए उनका पॉलिसी हाफ हार्टेड कंसिलेशन का ही था। उन्होंने मराठा सरदारों को सरदेशमुखी का अधिकार तो दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार अपने पास रखा। सरदेशमुखी यानी 1/10 ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी लैंड रिवेन्यू का 10वां भाग, जो कि किसी भी विलेज और टाउन के इंटायर पॉपुलेशन पे इम्पोज किया जाता था। चौथ लैंड, यह एक प्रकार का रिवेन्यू टैक्स था, यानी रिवेन्यू और प्रोड्यूस के चौथ यानी चौथाई भाग पर लगाया जाता था, यानी 25% ऑफ रिवेन्यू और प्रोड्यूस। तो मराठा में क्या हो रहा था? गद्दी के लिए साहू और ताराबाई के बीच एक तरफ संघर्ष चल रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठा एम्पायर मुगल एम्पायर का घोर दुश्मन बन चुका था। इन दोनों लड़ाइयों ने दक्कन की अर्थव्यवस्था या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को चरमरा रखा था। दक्कन पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार बन चुका था। सिख के खिलाफ भी बहादुर शाह ने पीस के जरिए कंसिलेशन का ही रास्ता चुना। सिख में क्या था? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी और सिख का सारा दामोदर बंदा बहादुर के कंधे पर था। और इधर सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में बैनर ऑफ रिवोल्ट खड़ा किया, यानी हम यूँ कहें तो पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद किया। लेकिन बादशाह ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और रेबल्स को दबाने के लिए जो वहाँ अभियान चलाया गया, कैंपेन चलाया गया, उसका लीडर भी खुद बहादुर शाह ही थे। हालांकि जो ये रेबल्स थे वह सतलज और यमुना इन दोनों के बीच बहुत सारे एरिया को पर अपना नियंत्रण जमा लिए थे, यानी इन सारे एरिया सतलज और यमुना के बीच के एरिया को कंट्रोल कर रखा था। और कहना गलत नहीं होगा कि वो दिल्ली के इस तरीके से काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। लेकिन बादशाह भी तो बादशाह था, वह लोहगढ़ और कुछ जो इम्पोर्टेंट सिख सेंटर था, सिख प्रोविंस था, उस पर कब्जा जमाने में वो ज़रूर सफल रहे, फिर भी सिख को दबा नहीं सके। फिर 1712 में जाकर उन्होंने लोहगढ़ को वापस ले लिया। जो भी रेबल्स थे वह लोहगढ़ वापस ले लिए। लोहगढ़ का जो फोर्ट है, अगर उसकी बात करें तो यह फोर्ट गुरु गोविंद सिंह ने अम्बाला के नॉर्थ ईस्ट में बनाया था। अदर चीफ के खिलाफ भी बहादुर शाह फर्स्ट की पॉलिसी कंसिलेशन की ही थी। बुंदेला चीफ छत्रसाल हो या जाट चीफ चूड़ामन, उनके साथ भी उन्होंने मेल मिलाप की ही नीति अपनाई। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत भी था, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बंदा बहादुर के खिलाफ जो कैंपेन चलाया था उसमें बादशाह का बखूबी साथ दिया था चूड़ामन ने। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहादुर शाह के समय जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वह काफ़ी बिगड़ता जा रहा था, क्योंकि स्टेट फाइनेंस काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी ख़राब हो चुके थे, और रॉयल ट्रेजरी जो था वह भी खाली होता दिख रहा था। और 1707 में रॉयल ट्रेजरी में मात्र 13 करोड़ रुपीज़ ही बचे हुए थे। बाद में जाकर वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। बाद में जाकर 1712 में बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे।